हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। वैसे तो इस तरह का वीडियोस वी डोंट डू टिपिकली कि एक ही एएमसी के डिफरेंट फंड्स का कुछ मोस्टली इस तरह का वीडियो हम करते नहीं हैं। बट आज ये एक बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी इस तरह के इस वीडियो के लिए ऑन प्रीवियस म्यूचुअल फंड वीडियोस। तो आई थॉट कि एक बनाते हैं इसके ऊपर, और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आईसीआईसीआई एज अ म्यूचुअल फंड हाउस अगर हम देखें तो देयर हाइब्रिड फंड्स आर रियली वेरी गुड, राइट। तो काफ़ी कंसिस्टेंट हैं, मोस्टली टॉप ऑफ द चार्ट रहते हैं, परफॉर्मेंस वाइज भी, एयूएम वाइज भी, राइट। और वन ऑफ द मतलब बेस्ट फंड मैनेजर नरेंद्र सर मैनेजेस देम एज वेल, राइट। तो इनकी हमेशा चर्चा, मतलब हाइब्रिड कैटेगरी में इनकी चर्चा हमेशा चलती रहती है। तो लेकिन इसमें ये कन्फ्यूज़न काफ़ी बार रहता है, और इवन जब मैं फाइनेंशियल प्लान बनाता हूँ, फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं, तो काफ़ी बार ये डिस्कशन होता है कि अगर आईसीआईसीआई कोई सपोज हाइब्रिड फंड सजेस्ट हुआ तो ये वाला क्यों नहीं, ये वाला क्यों। तो वो भी आई थॉट दैट इस वीडियो में थोड़ा सा वो क्लैरिटी आ जाएगा। तो 3 हाइब्रिड फंड्स हैं आईसीआईसीआई के विच आर लाइक वेरी गुड प्योर हाइब्रिड फंड। अगेन दे आर नॉट फंड ऑफ फंड वगैरह मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल प्योर हाइब्रिड फंड। एक मल्टी एसेट है, एक बैलेंस एडवांटेज है, और एक उनका इक्विटी एंड डेट, राइट, विच इज़ बेसिकली एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो इन तीनों को कंपेयर करेंगे और थोड़ा समझेंगे कि कहाँ फिट क्या हो रहा है, राइट। किस तरह के इन्वेस्टर्स को किस तरह का अगर एक हाइब्रिड फंड, और टिपिकली भी मोस्टली अगेन मतलब ऐसा कि तीनों में से आप कोशिश करो एक ही लो, राइट। तीनों लेने का कुछ ज़्यादा सेंस नहीं है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर आपका फिर अब मतलब ओवरलैप बढ़ जाएगा पोर्टफोलियो का, और सिमिलर अप्रोच हो जाएगा, राइट। तो डाइवर्सिफाई करना है तो एएमसी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपको 2 हाइब्रिड फंड लेने हैं तो आपको टिपिकली 2 अलग अलग एएमसीज के लेने चाहिए। तो यहाँ पे थॉट इज कि इन तीनों में से अगर मेरे को किस अप्रोच में, किस व्यू में क्या लेना चाहिए, तो उस थॉट से ये वीडियो थोड़ा हमने प्लान किया है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि मल्टी एसेट फंड क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस समझा देते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रू का एक मल्टी एसेट फंड है। तो मल्टी एसेट फंड का मतलब पता ही आपको कि मतलब बाय सेबी का जो बेंचमार्क है या मतलब थॉट है, उसमें यही है कि 3 कम से कम एसेट क्लासेस होने चाहिए उसमें, और तीनों में कम से कम 10% एलोकेशन होना चाहिए। तो मतलब इक्विटी, डेट और टिपिकली गोल्ड, तो 3 है, और तीनों में कम से कम 10% एलोकेशन होना चाहिए, राइट। सो वो बस उनका वही है। अब उसमें 10 हो, उसके बाद 15 हो, 20 हो, किसी का भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वैसा है। फिर सेकंड जो फंड है वो है हमारा बैलेंस एडवांटेज, राइट। बैलेंस में यही है कि भाई एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है कि 0 से 100 भी इक्विटी हो सकता है, 100% भी इक्विटी रखो, 0% रखो, 0% डेट रखो, इक्विटी रखो। डेट और इक्विटी ही है अलाउड। अब तो मेरे ख्याल से गोल्ड भी अलाउड हो गया है वैसे तो, बट वैसे मतलब ओवरऑल डेट और इक्विटी थॉट प्रोसेस से ही ये करते हैं। थर्ड है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। उसमें सिंपल यही है कि 65% से 80% इक्विटी के बीच में इक्विटी आप रख सकते हैं, और एटलीस्ट मतलब 20% से लेकर 20% मिनिमम डेट रखना है, या 20 से 35% आप डेट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्रेसिव हाइब्रिड है। तो 65 से 80% के बीच में ही इक्विटी लिया जा सकता है। तो इन तीनों में ये डिफरेंस है, समझ आ गया। तो सो बेसिकली क्या है, अब एग्रेसिव हाइब्रिड जो इनको इक्विटी एंड डेट है, उसमें अब आप गोल्ड नहीं लेते, वो मतलब कोई थर्ड एलोकेशन नहीं लेना है, ठीक है। और मल्टी एसेट में आप कुछ भी कितना भी ले सकते हैं, और बैलेंस एडवांटेज में इक्विटी और डेट 2 ही टाइप के एसेट रहेंगे, बट वो कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा और समझेंगे अब हम जब जाएंगे डिटेल में। तो अगर हम तीनों फंड्स को देखें तो एज आई सेड, तीनों फंड्स आर वन ऑफ द टॉपर्स है। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट सबसे बड़ा फंड है कैटेगरी में। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज नंबर 2 सबसे बड़ा फंड है, 72,000 करोड़ का एयूएम है। और आईसीआईसीआई प्रू एग्रेसिव हाइब्रिड भी नंबर 2 सबसे बड़ा फंड है, 51,000 करोड़ का एयूएम है, राइट। तो तीनों एज अ सेट की टॉप 2 में हैं, और बहुत फेमस और काफ़ी चर्चा में ये तीनों फंड्स रहते हैं। तो इसी बारे में, इसीलिए इन तीनों को ही मैंने कहा कंपेयर करेंगे। बाकी तो हम अलग अलग फंड्स के कंपैरिजन काफ़ी सारे बना ही चुके हैं। तो अब एक्सपेंस रेशियो वाइज देखें तो सबसे अगर डायरेक्ट के हिसाब से देखें, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट का है। बैलेंस एडवांटेज का 1% से ऊपर है, इक्विटी एंड डेट का भी 1% से ऊपर है, थोड़ा ज़्यादा है मतलब डायरेक्ट के हिसाब से। बट अगेन मतलब हाइब्रिड फंड्स में थोड़ा ज़्यादा रहता भी है, क्योंकि भाई फंड मैनेजर्स मल्टीपल चाहिए होते हैं, राइट। और मतलब 2 एसेट क्लासेस, तो 2 या 3 एसेट क्लासेस होते हैं, कैश मैनेजमेंट वगैरह, तो थोड़ी कॉस्ट वगैरह भी थोड़ी अलग रहती है। बट स्टिल अबव एनीथिंग अबव 1% इन डायरेक्ट टिपिकली आई एम मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है। बट यहाँ पे हैं 2 फंड्स हैं, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज और इक्विटी एंड डेट, जिसमें 1% से ज़्यादा डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है। नरेंद्र शंकरन सर मल्टी एसेट और इक्विटी एंड डेट मैनेज करते हैं, और आई एम श्योर मतलब सीआईओ हैं तो हाइब्रिड फंड्स इज हिज फोर्टे। तो वो टिपिकली सभी फंड्स मतलब आई एम श्योर हाइब्रिड फंड्स में भी उनका व्यू रहता ही है, ठीक है।
थॉट प्रोसेस उनका एक वैल्यूएशन इंडेक्स है जो आईसीआईसीआई पब्लिश करता है, तो उसी के बेसिस पे टिपिकली एफ वी सी राइट इक्विटी में कब लेना है, कितना एलोकेशन लेना है, वो थोड़ा बहुत उसी के हिसाब से वो थोड़ा डिसीजन लेते भी हैं राइट। तो जैसे अभी अगर आप देखेंगे जुलाई 2026 में, तो करंटली इट इज़ न्यूट्रल, मतलब थोड़ा कर सकते हैं बाय, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा इक्विटी में डालो, तो मतलब थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट ग्रीन के पास है, इन्वेस्टेड इक्विटीज़ के बिल्कुल क्लोज है करंटली उनका जो वैल्यूएशन इंडेक्स है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एसेट एलोकेशन राइट। तो करंटली कैसा है और लास्ट 3 साल का कैसा है, इससे आपको बेसिकली कंपैरिजन समझ आएगा ये 3 फंड किस तरह से तीनों अलग मैनेज होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है जिसमें आपको मेजरली ये वैल्यू मिलेगी इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी क्या है, आपको देखोगे, आप देखो कि करंटली अगर हम मल्टी एसेट फंड की बात करें तो ग्रॉस इक्विटी तो सब 65% से ऊपर ही है। क्यों है? क्योंकि भाई जब भी इक्विटी का टैक्सेशन मिलेगा। अब ग्रॉस वो क्यों बोल रहा हूँ मैं, वर्ड ग्रॉस यूज़ क्यों कर रहा हूँ, ग्रॉस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ना आर्बिट्राज भी अलाउड होता है, डेरिवेटिव्स भी अलाउड होते हैं राइट। तो ये क्या करते हैं कि किस डेरिवेटिव्स प्लस कोर इक्विटी को 65% प्लस रखते हैं। अगर इनको इक्विटी कम करना है, इनको लगता है कि नहीं इक्विटी में अच्छा समय नहीं है डालने का, ठीक है, या फिर बहुत ओवर वैल्यूड है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स खरीद लेते हैं। तो मतलब आर्बिट्राज जैसे चलता है, समझ रहे हैं ना आप, तो वो चीज़ वहाँ पे वो खरीद लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि इक्विटी एलोकेशन बाय टैक्सेशन तो 65% ऊपर है, तो ग्रॉस तो 65 से ऊपर है, लेकिन नेट जो एक्चुअल इक्विटी एलोकेशन जिससे इम्पैक्ट होता है रिटर्न्स का, वो कम है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, देखो तीनों में कितना डिफरेंस है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे कि 2 साल पहले जून 2024 राइट, तो मार्केट अच्छे लेवल पे थी, उस टाइम इनका एक्चुअल में नेट इक्विटी एलोकेशन 50% के आसपास ही था। 65.89 माइनस 14.57, 61% के आसपास, सॉरी 51% के आसपास नेट इक्विटी एलोकेशन। तो 50% इक्विटी लिया हुआ था मल्टी एसेट फंड में, ठीक है। फिर उससे अगर हम 1 साल पहले चले जाएं, तब भी अगर आप देखेंगे तो 67.85 माइनस 14 करना है, ठीक है। तो 54% का इक्विटी एलोकेशन था, तो ज़्यादा नहीं बढ़ाया था इन्होंने 3 से 4। लेकिन अब जो है जून 2026 की जब बात करते हैं राइट, जो 30 जून तक का जो डेटा है, वहाँ देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे अब इनका इक्विटी एलोकेशन ऑलमोस्ट 64-65% पे। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल में इस फंड में इक्विटी एलोकेशन 10% के आसपास बढ़ाया है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो क्यों बढ़ाया है, वो यही है कि इनको अब लग रहा है कि इक्विटी में वैल्यू है, मतलब इक्विटी सस्ता है, तो इसलिए इक्विटी एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। और ये कितना भी ले सकते हैं। मल्टी एसेट में क्या है कि भाई मिनिमम 10 रखना है, डेट में मिनिमम 10, कमोडिटी में बाकी 80% तक इक्विटी लेके जा सकते हैं। तो अभी ये 65 तक तो ले गए हैं, ठीक है। तो अब जो है एलोकेशन आप देखेंगे तो 9.77% गोल्ड में है, फिर डेरिवेटिव्स भी है, तो मतलब 10-11% गोल्ड एलोकेशन है इनका राइट। थोड़ा बहुत ऑयल इज नेग्लिजिबल, ऑयल डेरिवेटिव्स भी हैं थोड़े से, बाकी डेट है 21% का कैश या डेट राइट, और 1.2% इन्होंने रीट्स में भी लिए हुए हैं, ठीक है। उससे पहले आप अगर देखेंगे तो क्या था इनका, इनके पास 2.99% का गोल्ड ETF, फिर ये 4%, फिर इन्होंने कॉपर लिया, ऑयल लिया, इस तरह की भी चीज़ें ली हुई हैं राइट, और 1.4% का रीट्स लिया हुआ है, ठीक है। तो सिमिलरली उससे 2 साल पहले भी गोल्ड में एलोकेशन था, मेजरली सिल्वर भी था, यहाँ पर भी सिल्वर है। सिल्वर अब खत्म कर दिया है इन्होंने, अब इनके पास सिल्वर नहीं है, सिल्वर बेच दिया है। तो क्या मतलब है, सिल्वर में लेने का टाइम नहीं है, तो सिल्वर इन्होंने बेच दिया है, मतलब इनका व्यू ये है राइट। और फिर ये रीट्स है, तो इस तरह से ये करंटली दे आर मैनेजिंग राइट। तो यू हैव अंडरस्टूड हाउ दे आर मैनेजिंग इट। अब हम जाते हैं बैलेंस एडवांटेज पे। तो बैलेंस एडवांटेज में क्या है, इक्विटी एंड डेट, बस देखो अब इसमें ना कोई ओवरसीज इक्विटी है, ना गोल्ड ETF है, ना सिल्वर, कुछ नहीं है ये सब, ठीक है। तो क्या है, सिंपल अभी इनका एलोकेशन है 70%, और फिर इसमें भी डेरिवेटिव्स अलाउड है। अच्छा, बैलेंस एडवांटेज में इक्विटी एंड डेट में डेरिवेटिव्स अलाउड नहीं होते हैं, बट यहाँ है 70% माइनस 6, तो 64% करंट एलोकेशन है। करंट एलोकेशन इक्विटी का 64% है इनका नेट, ठीक है, एक्चुअल में जिससे स्टॉक्स लिए हुए हैं, ठीक है। बाकी 26% के आसपास डेट और कैश है, और 4% के आसपास इसमें रीट्स भी है इनके पास, ठीक है। बट अगर हम यही चीज़ 1 साल पहले देखें तो 66 माइनस 23 कर दो आप, तो 42-43% ही था इक्विटी एलोकेशन 1 साल पहले। तो अच्छा खासा इक्विटी एलोकेशन कम कर दिया था इन्होंने, मतलब इसको एक इक्विटी सेविंग फंड बना दिया था, ठीक है। मतलब देखो ओवरऑल 65 से ऊपर रखा हुआ है, तो टैक्सेशन इन्होंने इक्विटी लेने की कोशिश की है, लेकिन डेरिवेटिव से मैनेज कर रहे हैं इक्विटी एलोकेशन। तो इक्विटी एलोकेशन क्या 23, तो ज़बरदस्त कम किया था। तो उससे पहले 2 साल पहले भी 50% के आसपास था, तो 1 साल पहले और सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया है देखो राइट। तो ऑलमोस्ट 17-18% जो है इक्विटी एलोकेशन लास्ट 1 साल में बैलेंस एडवांटेज में बढ़ाया है। तो अच्छा खासा चेंजेस कर रहे हैं, तो मतलब इक्विटी वैल्यू दिख रहा है, और हमारे चार्ट उन्होंने जो बनाया था उसमें भी दिख रहा था, और हमें भी बताया कि भाई इक्विटी में वैल्यू तो है ना। तो ये देख यहाँ पर ये चीज़ यूज़ हो रही है,
तो इस चीज़ में अगर तो आप समझ गए ना क्या, तो ये चीज़ जो है ये राइट कॉल्स अगर ये ले सकते हैं और इसलिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये राइट कॉल्स अगर आप ले सकते हो कि राइट टाइम पे इक्विटी आपको लग रहा है वैल्यूएशन हाई है तो आप वो पेशेंस ले सकते हो, राइट। तो वो सारी चीज़ें इट वर्क्स एंड दैट इज हाउ दिस फंड हैज़ वर्कड वेरी वेल। ठीक है, अब यही चीज़ इन्होंने इक्विटी, अच्छा इक्विटी एंड डेट में ये ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि इक्विटी एंड डेट में क्या है 65% मिनिमम इक्विटी लेना ही है, वहाँ डेरिवेटिव्स अलाउड नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम 80 है, तो वहाँ पर प्ले जो है 65 से 80 का ही है, तो ज़्यादा कुछ प्ले नहीं है। तो इसलिए यहाँ आप देखोगे ना तो यहाँ कुछ नहीं किया है इन्होंने, यहाँ इन्होंने फ्लैट 71-72% का इक्विटी लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बैलेंस एडवांटेज और मल्टी एसेट में जो चीज़ की है ना इक्विटी को कम करने की, ज़्यादा करने की, वो इक्विटी एंड डेट में नहीं की है। वो क्लियर रखा है भाई 70% इक्विटी 30% डेट, बस कुछ कॉम्प्लिकेशन और 2-3% जो है REITs, सिंपल। तो ये डिफरेंस है, समझ रहे हैं। तो अब आपको क्या लेना है, आपको किस, तो सबसे कम रिस्क प्रोफाइल किसकी दिखी, तो सिंपली ICICI बैलेंस एडवांटेज की ही सबसे कम रिस्क प्रोफाइल रहेगी, क्योंकि भाई उसमें ही सबसे ज़्यादा कम इक्विटी अभी भी मतलब उसमें ही है, और उन्होंने वो मतलब कम लेके काफ़ी उसमें ज़्यादा प्ले वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं इक्विटी का, राइट। फिर मल्टी एसेट में थोड़ा, क्योंकि एक तो एक्स्ट्रा एसेट्स भी हैं, क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स भी हैं, फिर गोल्ड भी है, तो उसके चक्कर में रिस्क प्रोफाइल थोड़ी सी बैलेंस एडवांटेज से ज़्यादा रहेगी। सबसे हाईएस्ट रिस्क प्रोफाइल जो है वो इक्विटी एंड डेट की ही है इन तीनों फंड्स में से। ठीक है, तो इक्विटी एंड डेट आप मतलब 4-5 साल के गोल के हिसाब से ही, एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल हो तो 5 साल के गोल के हिसाब से ही लो ये वाला थर्ड जो है उनका। ठीक है, ये बैलेंस एडवांटेज अब 3-4 साल के, 2-3 साल 4 साल के गोल के हिसाब से भी लिया जा सकता है। सिमिलरली मल्टी एसेट भी 3-4 साल के गोल के हिसाब से लिया जा सकता है अगर एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है तो। लेकिन इक्विटी एंड डेट नहीं लेना, मतलब वो थोड़ा 5 ईयर्स के आसपास का थॉट प्रोसेस आप देना चाहिए उसी हिसाब के गोल्स के हिसाब से, क्योंकि 70% फ्लैट इक्विटी है मतलब उसमें, तो वो थॉट से ही आप प्लान करो। ठीक है, और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हम बिल्कुल कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल है तो फिर आप बैलेंस एडवांटेज ही लो। ठीक है, तो मतलब ठीक है, तो उस हिसाब से अब जैसे आप रिटायर्ड हैं, कंजर्वेटिव ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो बैलेंस एडवांटेज मल्टी एसेट इज अ बेटर फंड देन इक्विटी एंड डेट। हाँ, लेकिन आप एग्रेसिव हैं, यंग है, 30-35 ईयर ओल्ड है, 40 ईयर ओल्ड हैं, और आपको लगता है 4-5 साल में, 3 से 5 साल में कुछ अच्छा गोल है भाई, थोड़ा मैं एग्रेशन ले सकता हूँ, कोई बात नहीं, जैसे कोई गाड़ी लेनी है, आपको लगता है ठीक है यार थोड़ा मतलब 6 महीने लेट हो जाएगी, मतलब मार्केट बिल्कुल ही गिरी हुई होंगी, तो ठीक है, तो फिर देन हम इक्विटी एंड डेट टाइप का फंड लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको ये तीनों में डिफरेंस समझना है। अब हम आगे हमें परफॉर्मेंस में भी ये चीज़ें समझ आएंगी। देखो बैलेंस एडवांटेज, अब ये देखो एक YTD सबसे कम कौन गिरा है, मार्केट गिरी है अच्छी खासी, राइट, YTD में मल्टी एसेट फंड भी माइनस और इक्विटी एंड डेट भी -1.4, लेकिन आप देखो बैलेंस एडवांटेज नहीं गिरा भाई, क्योंकि मतलब उस हिसाब से ही प्लान कर रहा है ना वो। ठीक है, सिमिलरली 1 ईयर में भी देखोगे तो हमने एक बेंचमार्क बना रखा है 70-30, 70% इक्विटी 30% डेट, तो वो गिरा हुआ है -3.4, लेकिन तीनों फंड पॉजिटिव है, राइट। मल्टी एसेट सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है ऑफकोर्स गोल्ड की वजह से, तो देखो गोल्ड, मल्टी एसेट में गोल्ड का एक फैक्टर बहुत, गोल्ड एंड सिल्वर का फैक्टर बहुत बढ़ रहा है उसकी परफॉर्मेंस में, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर हैज़ गिवन एक्सेप्शनल रिटर्न। अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर इतने अच्छे रिटर्न नहीं देते तो हमें मल्टी एसेट शायद बैलेंस एडवांटेज टाइप का ही रिटर्न देता, लेकिन मल्टी एसेट ने बैलेंस एडवांटेज से बहुत अच्छे रिटर्न, येलो कलर ने पिंक कलर से बेटर रिटर्न क्यों दिए हैं, वो मेजरली बिकॉज ऑफ गोल्ड दिए, जबकि एलोकेशन सिमिलरली मैनेज कर रहे हैं इक्विटी वाइज, राइट, बट गोल्ड इतना ज़बरदस्त कर लिया इसलिए चक्कर में रिटर्न अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में जो इनके लो रिस्क फंड है जो बैलेंस एडवांटेज, उसने भी आप देखोगे तो 12-13 मतलब 12%, 11-12% रिटर्न दिए 10 साल में, विथ 50-60% इक्विटी इक्विटी 12% रिटर्न मिल रहे हैं, और क्या चाहिए मतलब कम, बहुत कम रिस्क हो गया ना। और यही चीज़ अगर हम कैलेंडर में चले जाएं तो आप वो भी आप देखोगे कि वही चीज़ मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कि मल्टी एसेट की बड़ी रैली जो है वो टिपिकली लास्ट 2-3 साल में गोल्ड की वजह से आई है, और यही चीज़ आप 19-20 में देखो तो मल्टी एसेट और बैलेंस एडवांटेज के फंड के परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है। एक्चुअली बैलेंस एडवांटेज ने 2019-20 में बेटर रिटर्न्स दिए। क्यों दी है बेटर रिटर्न्स? क्योंकि इक्विटी ने अच्छा नहीं किया और गोल्ड ने भी अच्छा नहीं किया था, डेट ने अच्छा किया, तो उस हिसाब से देखो। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं, राइट। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपको एक एसेट है विच हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल इन 3-4 ईयर्स, मल्टी एसेट। तो इसलिए मल्टी एसेट एज ए कैटेगरी हैज़ डन वेल। ठीक है, तो बात भी बहुत हो रही है, बहुत सारे मल्टी एसेट फंड लॉन्च भी हुए हैं लास्ट 3-4 साल में, वही रीज़न है। ठीक है, तो इसलिए फोमो में मत फंसो, तो वो समझो पहले कि मेरे लिए है या नहीं है। ठीक है, और फिर इक्विटी एंड डेट जो है वो प्योर एग्रेसिव हाइब्रिड है, तो वो मतलब वो इक्विटी जब अच्छा करेगा तो वो अच्छा करेगा, सिंपल है वो। तो 2021 में 41% रिटर्न, अरे और क्या चाहिए यार, 70% अगर इक्विटी एलोकेशन मिला, 41% तो एक्सेप्शनल रिटर्न है, राइट। क्लियरली मतलब मेरा 70-30 16% रिटर्न दे रहा है, तो मतलब ज़बरदस्त रिटर्न दिए है इक्विटी। तो इक्विटी एंड डेट भी इनका बहुत अच्छा ज़बरदस्त
मतलब इनका परफॉर्मेंस क्लियरली यहाँ दिख रहा है हमें। एटलीस्ट 4 साल में तो एकदम एक्सेप्शनल रिटर्न्स हैं इनके सभी मतलब सभी इनके हाइब्रिड फंड्स में, और ये चीज़ आपको रोलिंग रिटर्न्स में भी दिखेगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि बैलेंस एडवांटेज देखो 3 साल में कभी रोलिंग देखें तो 1.3% से नीचे रिटर्न ही नहीं दिया उसने। ठीक है, तो वो उस हिसाब से ही फंड है, वो लो रिस्क फंड है तो उसका डाउन साइड रिस्क भी प्रोटेक्टेड है, बट अपसाइड भी उसका 20.53 से ज़्यादा नहीं है, जबकि दोनों बाकी दोनों के सिमिलर टाइप के रिटर्न्स हैं, राइट। और अब क्या है कि तीनों फंड्स टिपिकली एक ही एएमसी के हैं, सिमिलर फंड मैनेजर्स हैं तीनों में, काफ़ी सारे ओवरलैप है फंड मैनेजर्स का, तो आपको बहुत ओवरलैप मिलेगा पोर्टफोलियो में, बहुत। ठीक है, तो वही देखो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इन्फोसिस, आईटीसी, मारुति सुजुकी, एलएनटी, तो यही चीज़ आप अब तो ये इनके अभी टॉप होल्डिंग्स हैं। ठीक है, अब मैं यही चीज़ अगर आप देखो बैलेंस एडवांटेज में वही आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, रिलायंस, इन्फोसिस, एलएनटी, मारुति सुजुकी, राइट, एक्सिस, राइट, तो एक्सपेक्टेड ही है ना, यू शुड एक्सपेक्ट दैट। बट टीवीएस मोटर दिख रही है बस अलग से यहाँ पर टॉप पे, जो पहले वाले उसमें नहीं थी, मतलब एटलीस्ट मल्टी एसेट में तो नहीं थी फिर, तो वो तो बाकी तो बिल्कुल ओवरलैप दिख रहा है आपको। ठीक है, सेम विद यहाँ पर फिर वही आप आईसीआईसीआई प्रो इक्विटी एंड डेट में जाओगे तो वही फिर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, रिलायंस, एनटीपीसी, यहाँ टीवीएस मोटर भी है, एक्सिस बैंक। ठीक है, तो पॉइंट एलएनटी, भारतीय एयरटेल, तो वही चीज़, तो ये चीज़ है कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तीनों में से कोशिश, अगर एक हाइब्रिड फंड लेना है तो एक ही लो। हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि यार नहीं यही तो बिल्कुल अलग गोल है और ये बिल्कुल अलग गोल है तो मैं 2 ले लूँ क्या, तो आप कभी कभी बिल्कुल कुछ केसेस में एक अपने एडवाइज़र से पूछ के ले सकते हैं, बट माय व्यू इज़ कि बहुत ओवरलैप है, तो दोनों, मतलब ऐसा नहीं है कि एक मल्टी एसेट ले लिया और एक इक्विटी एंड डेट ले लिया, या मल्टी एसेट ले लिया और बैलेंस एडवांटेज ले लिया, तो बहुत ज़्यादा आपको, मतलब बाई चांस परफॉर्म अगर अच्छा 3-4 साल बहुत अच्छा किया, लेकिन अच्छा नहीं किया 2019-20 में तो नहीं किया इन दोनों ने, इन फंड्स ने अच्छा देखा ना हमने, तो अब ऐसा कोई साल आया तो आपके दोनों फंड्स खराब हो जाएंगे, 2 ले लिए तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पर समझनी बहुत ज़रूरी है। तो रिस्क प्रोफाइल भी यही चीज़ देखो, अल्फा तो तीनों ने जनरेट किया है अच्छा खासा, वो दिख भी रहा है अपने को। ठीक है, तीनों का अच्छा खासा अल्फा जनरेशन हुआ है। ठीक है, तो तीनों बहुत बढ़िया फंड्स हैं। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्लियरली हमें क्या बता रहा है, क्लियरली यही बता रहा है कि भाई इसका 9 के आसपास है मल्टी एसेट का, ठीक है, और इसका अराउंड 10-11 है इक्विटी एंड डेट का, तो थोड़ा ज़्यादा है, और ये 7-8 पे है, तो वही एक्सपेक्टेड बैलेंस एडवांटेज, तो बैलेंस एडवांटेज ही लोअर इज क्लियरली, तो वही वोलेटिलिटी इसकी कम है क्योंकि उसमें डेट एलोकेशन ज़्यादा है, उसमें ऊपर नीचे ज़्यादा होता है। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पर भी अगर हम डेट वगैरह के भी रिस्क पैरामीटर्स देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर है तीनों के डेट पैरामीटर्स एज वेल, राइट। सो व्यू इज कि तीनों एक्सेप्शनल फंड्स हैं, एटलीस्ट लास्ट 4 years हैज़ बीन एक्सेप्शनल इन ऑल द फंड्स हैव गिवन एक्सेप्शनल रिटर्न्स। ठीक है, आपको कौन सा लेना है, किस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको, और कौन से गोल के लिए लेना है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि भाई मैंने मतलब इक्विटी एंड डेट ले लिया तो थोड़ा रिस्क हायर हो गया और मेरे को चाहिए था वो एक बैलेंस एडवांटेज टाइप का फंड, तो थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइल अलग है, तो कहाँ कब लेना है थोड़ा एक बार एडवाइजर से बात किया करो, इसलिए प्लान बनाया करो, एटलीस्ट समझा करो। ठीक है, कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अदरवाइज क्या होगा ना कि जैसे अभी वाईटीडी है, वाईटीडी में अभी तो मल्टी एसेट और उसने तो नेगेटिव रिटर्न दिए बट बैलेंस एडवांटेज नहीं दिए, तो अब कई लोग जो है इसी में परेशान हो जाते हैं, 6 या 7-8 महीने हो गए रिटर्न ही नहीं आया नेगेटिव, मैंने तो हाइब्रिड फंड लिया था, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल ऑन द वीडियो। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और आपको कोई और इस तरह का वीडियो बनाना है जो टिपिकली हम नहीं बनाते हैं, राइट, तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन पे लिखा करो एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक दोज रिक्वेस्ट्स। ठीक है, ऑन म्यूचुअल फंड्स, तो और म्यूचुअल फंड स्पेशल्स सैटरडे को देखते रहिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और बहुत सारे ये सब फंड्स हैं, हम ये रिव्यूज़ जो हैं फंडोमीटर पे और अपने मॉडल पोर्टफोलियोज़ पे करते ही हैं, तो प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज़, कुछ अच्छे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं तो ज़रूर चेक कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।